नमस्कार, महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। तो चुनावी साल में एमपी में हर रोज कोई मसला सियासी अखाड़े में तब्दील हो रहा है। बीजेपी के टिकट घोषणा के बाद एक दूसरे पर हमलावर हुई बीजेपी कांग्रेस की महाभारत में अब पार्टी के दिग्गज भी कूद पड़े हैं। इस पर हम करेंगे महाडिबेट, लेकिन उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। बौखला गई है, इसलिए उल जलूल आरोपों पे उतर आई है, लेकिन जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। जन दर्शन में भीड़ उमड़ रही है और हमारी तो यात्राएं भी प्रारंभ होने वाली है। इसी को देख के कांग्रेस परेशान है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर से भारी बहुमत से 2023 का विधानसभा जीतकर फिर सरकार बनाने वाली है और 2024 में 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। कांग्रेस के हमलों का जवाब सीएम शिवराज ने कुछ इसी अंदाज में दिया। टिकट ऐलान में पिछड़ी कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर हुई तो जवाब हमलावर अंदाज में बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का आया। आज हर व्यक्ति प्रदेश का या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। ये छिपी बात नहीं है। भ्रष्टाचार के गवाह हैं जो भ्रष्टाचार के शिकार नहीं है। देखो, मैं तो सभाओं में पूछता हूं कि मैं भ्रष्टाचार के बारे में आपको क्या समझाऊं, और लोग चिल्लाने लगते हैं कि पैसे दो काम लो। 50 एकड़ जमीन हो, पैसे दो और अपना नाम गरीबी रेखा में लिखवा लो। ये आज प्रदेश की तस्वीर है। अप्रैल 2019 में कमलनाथ जी के भतीजे की कंपनी पर छापेमारी में 1350 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी पकड़ी गई थी, ऑन रिकॉर्ड है। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में ये घोटाला कमलनाथ जी किसने किया था? ये देश जानता है ये घोटाला किसने किया था। अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर खरीद मामले की दलाली में कमलनाथ जी आपके भांजे रतुलपुरी का नाम उजागर हुआ, जिसमें 7,600 करोड़ और 7,600 करोड़ 780 करोड़ के घोटाले सामने आए थे। रतुलपुरी कौन है, इसका जवाब देश और मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी आपसे पूछना चाहती है। घोटाला किसने किया था? ग्वालियर पहुंचे नरेंद्र सिंह तोमर ने भी कांग्रेस के आरोपों को नकारा तो टिकट वितरण पर बोले पार्टी में कोई नाराजगी नहीं। इधर सितंबर माह में कांग्रेस के उम्मीदवारों की सूची आने का संकेत दिग्विजय सिंह ने दिया। तो सर, जो कांग्रेस के कब्जे वाली सीटें थी उन पर सबसे पहले उम्मीदवार घोषित किए। आपको लगता है कि ठीक है, इसमें क्या फर्क पड़ता है सर? लेकिन जिन 66 सीटों पर आप घूमे थे वहां पर क्या लगता है कब तक उम्मीदवारों के नाम का ऐलान होगा? अभी सितंबर के अंदर हो जाना चाहिए। अब एक पेपर अभी कोई सोशल मीडिया में चला दिया, भी जारी किया, ये 50% कमीशन फलाना ठिकाना फर्जी है। पुलिस ढूंढ रही, वो आदमी नहीं मिल रहा। चुनावी तैयारियों के बीच हमले केवल विपक्ष के नहीं बल्कि सत्ताधारी दल भी आरोपों की लंबी सूची लिए खड़ा है। चुनावी समर में सियासी दलों की रणनीति हिट एंड रन की है। आरोप लगाइए, आगे बढ़िए। ग्वालियर से सुशील कौशिक, भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव, शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो चुनावी साल है और ऐसे में आरोप प्रत्यारोप के दौर चलते रहेंगे। दूसरी तरफ चुनावी तैयारियों में भी सियासी दल जुटे हुए हैं और इस पर भी महाभारत छिड़ी हुई है। चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। गोविंद मालू जी, प्रवक्ता बीजेपी, अवनीश बुंदेला जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग, और वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया जी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। सबसे पहले अवनीश बुंदेला जी, मैं आपके पास आऊंगा। बीजेपी कह रही है कि भाई बौखलाए हुए हैं इस वक्त आप लोग। प्रशांत जी, मुझे ऐसा लगता है बौखलाए हुए तो शिवराज जी लग रहे थे मुझे, आज वीडी शर्मा जी लग रहे थे कि बात चल रही थी एक सरकार की कि आप जो 18 साल से सत्ता में काबिज हो और आप निरंतर आपके घोटाले रोज उजागर हो रहे हैं। मतलब ठेकेदार पत्र लिखकर बोल रहे हैं कि 50% कमीशन की सरकार चल रही है, और जैसे ही बात होती तो आप खटाक से 41 जिलों में प्रियंका गांधी जी के खिलाफ, अरुण यादव जी के खिलाफ आप शिवराज जी को आपने अच्छे से सुना नहीं शायद। वो कह रहे हैं कि भाई जो तैयारियां हैं बीजेपी की, उस रफ्तार को, उस अंदाज को देखकर पार्टी
उल्टे सीधे बयान दे रही है, आपके नेता उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं, उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं आप? प्रशांत जी जी, शायद आपने गौर से कभी भाजपा नेताओं के बयान नहीं सुने। कांग्रेस के नेता हम लोग कभी भी उनके ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करते, लेकिन जिस तरह के बयानात भाजपा के नेता देते हैं, खासकर नरोत्तम मिश्रा जी तो कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी की उम्र के पीछे पड़े होते हैं, जबकि खुद 64 साल के हो चुके हैं और अपने आप को युवा मानते हैं। तो ये इस तरह के स्तर की जब बयानात होते हैं तो मुझे लगता है प्रशांत जी इसके आगे बात नहीं करनी चाहिए। और जहां तक घोटालों की बात है, निश्चित तौर पर ये घोटालों की सरकार है। खुद मतलब गौ माता के ऊपर राजनीति करते हो, गौशालाओं की में आप 50% कमीशन खाते हो। आपने कहां घोटाला नहीं किया? आप पोषण आहार घोटाला आरोप यही तो लगा रहे बीजेपी भाई कि आप तैयारियों को लेकर नहीं आप घोटालों का जिक्र कर रहे हैं। आधार बीजेपी कहती है कि भाई हम तैयारी इस अंदाज में हमारी हो रही है, यही पच नहीं रहा है कांग्रेस को। प्रशांत जी जिक्र ना करें जी, मतलब आरोप पत्र ऐसी खाली लिख के दे दें, ABCDEFIZ है, गाना लिख दें मिले सुर मेरा तुम्हारा, ये दे दें आरोप पत्र। आप बताएं आप क्या चाहते हैं? प्रशांत जी विपक्ष का ये फर्ज होता है कि अगर आप आरोप पत्र लेकर आ रहे हैं तो सरकार की जो कमियां हैं उन कमियों को उजागर किया जाए। और अगर आज हमने ये आरोप पत्र जारी किया है और उनके घोटाले उजागर किया है तो इसमें क्या दिक्कत है? आप मुझे बताएं, भाजपा क्या चाहते, शिवराज जी क्या चाहते हैं कि उसमें छोटवा बड़वा ABCDEFG लिख दें, ना घड़ी गिरी ये हम लिख दें? ऐसा नहीं होता है प्रशांत जी। अगर आप राजनीति में हैं और आप घोटाले कर रहे हैं तो आप और खुद आपके सिस्टम में निकल के आ रहा है। गौशालाओं के मामले में खुद ठेकेदार लोग लिख रहे हैं कि बिना 50% कमीशन के हमारा काम नहीं हो रहा है। और हर मामले में क्या पटवारी भर्ती घोटाला नहीं? प्रशांत जी मुझे बताएं, क्या मुझे व्यापम घोटाला नहीं है जिसमें 50 लोगों से ज्यादा की जान जा चुकी है? क्या घोटाला? क्या कारम बांध घोटाला नहीं है? 1 साल हो चुका है। कारम बांध जो बनते घोटाला नहीं है? क्या मुझे बताएं महाकाल लोक परिसर का घोटाला नहीं है? पत्तों की तरह बह गया। और अगर कांग्रेस पार्टी आज ये बात कर रही है प्रशांत जी तो क्या बुरा कर रही है? मुझे इस बात का जवाब दें आप। नहीं, आप गोविंद जी देखिए, प्रमाण सहित कोई आरोप लगाएं और प्रमाणित करें तो समझ में आता है, लेकिन ये केवल घोटाले और बोले हम विपक्ष क्या करेगा, आरोप पत्र लगाएगा। जो ऐसा कहीं लिखा है कि नहीं आरोप पत्र लगाना ही चाहिए, कुछ नहीं हो तो या ये ABCD लिख देंगे, क्या कर देंगे? अब ये 254 255 इतनी सारी बड़ी बातें कर रहे हैं। 18 साल की बात कर रहे हैं, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, जनता के बीच में अपनी बात लेके जाते हैं। इन लोगों ने तो इन लोगों को तो नोट गिनने की मशीन तक के विज्ञापन दिए। गोविंद जी एक बात और भी कह रही है कांग्रेस, एक बात और भी कह रही है कांग्रेस। गोविंद जी सुन लीजिएगा भाई जो टिकट आप लोगों ने घोषित कर दी, ये आप लोगों का डर है, आप लोगों की चिंता है। ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन की अपनी रणनीति अपनी कार्यपद्धति से काम करती, कांग्रेस के हिसाब से काम नहीं करेगी। ये कुछ भी समझा करें, इनके पास कोई MRI की मशीन है कि कोई घबरा रहा है कि कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है। देखिए हम इसलिए आक्रामक ढंग से उसका शैली में जवाब देते हैं कि हमने सुशासन दिया है, हमने विकास किया है, हमने काम किया है। ये घोटालेबाज तो ये लोग हैं जो लगातार भ्रष्टाचार करके देश को लूटा उन्होंने। और ये कमलनाथ जी हों या दिग्विजय सिंह जी हों, इनके कार्यकाल में कोई आइकॉन होते, सुनिए आइकॉन होते तो दिग्विजय सिंह से लेकर और अर्जुन सिंह से लेकर सुनिए अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर शिवराज जी तक हम हमारे आइकॉन है, हम आइकॉन है। और आप प्रमाण करते ना, आप प्रमाणित करते की बात करते थे। ये जब विपक्ष में थे की बात सुनिए मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, कोई घोटाला नहीं था। मैं प्रशांत जी बात करेंगे, ये इतनी व्यापम की बात करते थे, व्यापम कोई घोटाला पटवारी भर्ती घोटाला सरकार ने निकाला, पटवारी घोटाला सरकार ने उस पर जांच बैठाई। इनका क्या रोल है उसमें? ये कोई घोटाला किया क्या? ये आरोप लगाए, लेकिन आधार भी अगर हो तो और बेहतर होता है। जी ठीक बात है, आरोप हो लेकिन आरोप आधार के साथ। प्रशांत जी मैं बताऊं, प्रशांत जी जो सत्ता में होता है सरकारी मशीन उसकी होती है, EOW CBI CID गृह विभाग आपके पास होता है। हमने आरोप लगाए, आप जांच कराइए। आज BD शर्मा साहब भी कह रहे थे कि 15 महीनों में 15,000 के घोटाले करेंगे, तब आपकी मशीनरी थी। और अगर हम झूठ बोले तो उन पर कार्रवाई करिए। चलिए ठीक है बस प्लीज चलिए ठीक है। सतीश एलिया जी को मैं चर्चा में ले आता हूँ। जी चलिए गोविंद मालू जी और सुप्रीम कोर्ट से बहाल होते हैं। अवनीश जी, गोविंद मालू जी प्लीज ठीक है कार्रवाई करिए। चलिए मोदी जी से लगाकर अटल जी से लगाकर चलिए ठीक है शांत हो जाए प्लीज प्लीज सर जाइए। चलिए ठीक है गोविंद जी आ रहा हूँ। सतीश एलिया जी
सतीश चलिए जी, आरोप चलिए ठीक है, चुनावी साल है। गोविंद जी आ रहा हूँ माफिया है। ठीक है, ठीक और बस गोविंद जी प्लीज आ रहा हूँ। सतीश जी को चर्चा में शामिल कर लेने दीजिए ना, आपके साथी हैं, बाजू में बैठे हैं प्लीज। अरे गोविंद मालू जी, अवनीश बुंदेला जी प्लीज, दोनों से रिक्वेस्ट है। सतीश एलिया जी के बारे में क्या बात? नहीं सर, ऐसे चर्चा नहीं चलेगी सब, प्लीज। दर्शक सुन रहा है साहब, देख रहा है, आप लोग सब बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, देश के 2 बड़े राजनीतिक दल। ठीक है, चल ठीक है। सतीश एलिया जी, आरोप ठीक है, चुनावी साल है तो कोई भी लगा के आप आगे बढ़ जाइए। 10 रन वाला मसला चलता तो जब तक आधार नहीं है तो बहुत गंभीरता से कितना लिया जाए एक अपने आप में सवाल है, लेकिन इससे ज्यादा उस पर जरूर मैं स्ट्रेस दूंगा थोड़ा सा कि भाई जो चुनावी तैयारियां हाल ही में इलेक्शन या टिकट हम कहें कि घोषित कर दिए बीजेपी ने, इसमें क्या वाकई मॉरली बढ़त बीजेपी ने ले ली क्या, या फिर आपको लगता है कि कहीं कोई दूसरा दल पिछड़ रहा है तैयारियों में? देखिए, इसको मोरली शब्द हम ना कहें, एक स्ट्रेटेजिकल हम इसको कह सकते हैं। वो सीटें जो लगातार, जैसे भोपाल उत्तर की सीट है, लगातार 6-7 बार से वो हार रहे हैं। 93 में भारतीय जनता पार्टी ने भोपाल उत्तर सीट जीती थी जी। गुट्टू बाबू जीते थे, रमेश शर्मा जी जो अब दिवंगत हो गए कुछ दिन पहले। इसके बाद से लगातार आरिफ अकील वो सीट जीतते आ रहे हैं। वहाँ से आलोक शर्मा, जिनको आज कल प्रत्याशी घोषित किया, वो भी एक चुनाव वहाँ हार चुके हैं। रामेश्वर शर्मा भी हार चुके हैं। आरिफ बिग जैसे एक बहुत बड़े नेता कभी माने जाते थे देश की जनता पार्टी के ज़माने में, वो भी हार चुके हैं। तो वहाँ पहले से प्रत्याशी घोषित करने का आशय ये है कि विद इन द पार्टी अगर कोई दिक्कत है किसी प्रत्याशी को लेके, या तो उसकी उस तरह से तैयारी की जा सके कि स्ट्रेटेजिकल बात है। और मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का ये जो पहले प्रत्याशी घोषित किए हैं उन सीटों पे जहाँ वो हारे हैं या हारे हैं और कभी जीते, उस तरह की सीटों पे, तो वो स्ट्रेटेजिकली मेरे ख्याल में एक अच्छा कदम उनका है, तो करना चाहिए। और ऐसा कांग्रेस भी कर सकती है, हो सकता है कांग्रेस ऐसा करे जिन सीटों में वो लगातार हार रही है, लगातार पिछले 5-6 चुनाव से, और पहले कभी जीती होगी, तो वहाँ वो भी उस तरह से तैयारी कर सकती है। एंड टाइम पे प्रत्याशी घोषित जब हम करते हैं तो बगावत की भी एक संभावना होती है, और जिस सीट पे आप जीत सकते हैं, जीतने के या कांटे में आ सकते हैं, वहाँ कई बार लूज कर जाते हैं। तो एक रणनीतिक रूप से तो भारतीय जनता पार्टी ने एक अच्छा कदम उठाया है। दूसरी बात, जो लगातार दोनों प्रवक्ता भी उस पर बोल रहे थे और दोनों पार्टियां आज दिन भर से मैं सुन रहा हूँ, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा है, मुझे ऐसा लगता है कि कर्नाटक में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार का मुद्दा जिस ढंग से उठाया, तो और वो भारतीय जनता पार्टी के विकास पर, बजरंगबली के नारे पर, और लगातार मोदी जी को लेकर, जो मोदी जी के कर्नाटक में बहुत पॉपुलरिटी है, और लोकसभा में हम देख चुके हैं दोनों 14 और 19 में जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को वहाँ सफलता मिली थी, तो और वो अभी भी पेस बरकरार है। लेकिन राज्य के स्तर पर जो भ्रष्टाचार अंडर करंट एक बड़ा मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी उसको पकड़ नहीं पाई और अल्टीमेटली वो चुनाव कर्नाटक का हार गई। तो कांग्रेस को अब क्या लग रहा है कि मध्य प्रदेश में भी हम उस तरह का अगर मुद्दा उठाएं कर्नाटक के अंदाज में, तो हो सकता है हम भारतीय जनता पार्टी को भी वैसा ही नतीजा यहाँ मध्य प्रदेश में मिले। लेकिन मध्य प्रदेश और कर्नाटक की पृष्ठभूमि में बहुत अंतर है। जहाँ तक भ्रष्टाचार के मुद्दे की बात है, तो भारतीय जनता पार्टी हो कि कांग्रेस हो या कोई भी दल हो, राजनीतिक दल, जब सत्ता में होता है तो भ्रष्टाचार के मामले नहीं होते, ऐसा कोई दावे से नहीं कह सकता, क्योंकि सत्ता का चरित्र यह है कि उसमें ऊपर के स्तर पर नहीं भी होगा तो बीच के स्तर पर, तंत्र के स्तर पर, नीचे के स्तर पर कहीं ना कहीं उस तरह का एक सिस्टम बन जाता है। कुछ लोग होते हैं जो हर पार्टी में, हर दल में फिट हो जाते हैं और वो भ्रष्टाचार चलता रहता है। जब दिग्विजय सिंह जी की 10 साल सरकार थी, माड़ उताल का मामला है, ट्रेजर आइलैंड का मामला है, तमाम तरह के मामले, उनके भी मंत्रियों को हटाना पड़ा था, ऐसी स्थिति हुई थी। और भारतीय जनता पार्टी के समय में भी ऐसा हुआ कि कुछ मंत्रियों को हटाना पड़ा, या व्यापम का ऐसे इतना बड़ा मामला हुआ, एक मंत्री को जेल भी जाना पड़ा। तो लगातार इस तरह के मामले आते रहते हैं। सवाल यह है कि जनता के बीच में बड़ा मुद्दा क्या है। तो जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, जितनी मुझे मध्य प्रदेश की समझ है 32 साल की पत्रकारिता में और राजनीतिक रिपोर्टिंग में, तो भ्रष्टाचार का मुद्दा तो है। सवाल यह है कि जैसी मंशा नरेंद्र मोदी जी की है, केंद्र की सरकार 9 साल से चल रही है और जिस तरह से उन्होंने कंट्रोल सारी चीज़ों पे किया हुआ है, और कोई ऐसा मामला सामने नहीं आया, और अगर विपक्ष ने उठाया भी है राहुल गांधी ने, तो उनको उसमें कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाके उनको असफलता मिली, जैसे राफेल का ही मामला जैसा था। तो मध्य प्रदेश के जो मामले हैं, तो उनमें भी उसी तरह से अगर लगता है भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के आरोप गलत है, तो उनको उस तरह से साबित करना चाहिए। लेकिन लोग कहीं ना कहीं तंत्र से परेशान है, क्योंकि हम लगातार देखते हैं कि निचले स्तर पर जो आम आदमी है उसके काम में दिक्कत होती है, और जो तंत्र है पूरा, वो कहीं ना कहीं रिश्वतखोरी और इस तरह की चीज़ें चलती रहती हैं, और मामले कई लोग पकड़े भी जाते हैं, कई नहीं भी पकड़े जाते। तो सरकार को ये सोचना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को भी, कि भ्रष्टाचार अगर चीज़ें सामने आ रही है तो उस पर बड़े लगाम लगानी चाहिए, और ये सुनिश्चित करना चाहिए कि भ्रष्टाचार न हो।
और कांग्रेस अगर मुद्दे उठाती है, उनके मुद्दों में दम है, तो जनता चेक कर लेगी कि कांग्रेस के मुद्दे सही हैं, या कांग्रेस जब सत्ता में आएगी और ऐसा नहीं करेगी, ये हो जाए विश्वास। तो दोनों पार्टियों को अपनी बात रखनी चाहिए, और ये मेरा मानना है कि ये मुद्दा आना चाहिए। भ्रष्टाचार का मुद्दा चुनावी मुद्दा बनना चाहिए, ताकि चीजें सामने आ सकें, चर्चा हो, सभी मुद्दों पर चर्चा हो, आम जनता से जुड़े हुए मसले हो, विकास भी सामने देखा जाए, कौन कितना विकास किसने काम किया, और भ्रष्टाचार के अगर मामले हैं तो किस तरह के मामले हैं, और किस तरह के कौन लोग इन्वॉल्व थे, और उनमें पूरी ईमानदारी से, जैसे कि मोदी जी की जो मंशा है, उसी तरह से उसमें होना चाहिए। सतीश जी, मैं इसलिए एक बात जोड़ूंगा, इसलिए मोदी जी जब सबसे पहले आए तो उन्होंने 20 लाख करोड़ के घोटाले की गारंटी की बात कही, उसके बाद से कांग्रेस बौखलाई हुई है। उन्होंने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया इस बात का, 20 लाख करोड़ के गारंटी, घोटाले की गारंटी दे रही है। आवश्यकता ही नहीं है, वो बोलने दीजिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, देखिए उस मसले पर काफी बात हो गई, हमारे दो मसले थे यार, डिबेट में दो मसले थे, उस पर भी थोड़ा सा बात कर लीजिए अवनीश जी। नहीं, उस मसले पर भी थोड़ा सा बात कर लीजिए भाई। ठीक है, मैं ये कह रहा हूं अवनीश जी, आप लोग बहुत लगातार कह रहे थे कि भाई हमने तमाम सीटें चर्चा में, लेकिन क्या हुआ, आप पिछड़ क्यों गए? प्रशांत जी, हम कहां पिछड़ गए? आप अगर उस 39 लोगों की सूची की बात करें, इसमें से 8 लोग सिर्फ परिवारवाद की, 39 में से 8 लोग एक परिवारवाद को सिद्ध करते टिकट दिया, ठीक है। इसके अलावा आप देखें उसके बाद जो हो रहा है भाजपा में, इंदौर में एक हमने डायलॉग सुना था, आटक में खाटक में भाजपा घुस गई फाटक, बाद छतरपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा सुना, झाड़ू मारो भाजपा को झाड़ू मारो। तो ये देखिए, ये स्थिति है। आपने प्रीतम सिंह लोधी जैसे व्यक्ति को टिकट दिया, जिसने महाराणा प्रताप को गाली दी, जिसने भगवान परशुराम को गाली दी, जिसने भगवान चित्रगुप्त को गाली दी, आपने उसको टिकट दिया। बताता है कि आप अपराधियों के पोषक है, भारतीय जनता पार्टी चोरी कर रहे थे। गोविंद मालू जी, सवाल मेरा आपसे छोटा अवनीश जी, वक्त थोड़ा कम है। गोविंद मालू जी बताइए ना भाई, आप लोग इस रणनीति पर कब चले? हमने अगर बहुत सारे चुनाव देखे, सतीश जी उस पर जरूर रोशनी डालेंगे कि भाई बहुत आखिरी समय में आप लोग अनाउंसमेंट करते रहे नाम। नहीं, क्या चिंता वाकई बड़ी है क्या? कोई नहीं, कोई चिंता नहीं है। देखिए, ये आत्मविश्वास है, ये हमारा इस मामले में हमारी जो तैयारी है, उसको ये दृष्टिगोचर होती कि हमारी तैयारी और हमारा आत्मविश्वास कैसा है। उसके पहले भी कई बार भारतीय जनता पार्टी कर चुकी है, ये पहली बार नहीं हुआ। मैं तो ये कहूंगा, कांग्रेस तो कितने दिन से शोर मचा रही कि हम तो सबसे पहले सूची जारी करेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, तो लेकिन वो अभी तक जारी नहीं हुई। हमें उससे कोई सरोकार नहीं, वो कब जारी करे, चुनाव के बाद करें, चुनाव के पहले करें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमने पूरी तरह से सोच समझकर, हमारी पार्टी ने, हमारी पार्टी की रीति नीति के हिसाब से, कार्य पद्धति के हिसाब से, जिस तरह से हमको उसको चयन करना था, हमने किया है। और हम इन 39 सीटों पर पूरे बड़े अंतर के साथ चुनाव जीतेंगे। चलिए ठीक है, ये बड़े दावा हैं। सतीश जी, वाकई कुछ बदलाव आपको लगता है बाकी जगह की स्ट्रेटजी के मुकाबले एमपी में बीजेपी की? ये देखिए ना, बीजेपी में ये जो 39 लोगों की सूची आई है, चुनाव मुझे लगता है कि नवंबर के आखिर में, आखिरी तारीख है उसकी, नवंबर के अंतिम सप्ताह तक मेरे ख्याल में चुनाव होगा, मध्य प्रदेश में मतदान होगा। तो बहुत ही जल्दी है। और इसके पहले करीब मतलब कभी मुझे नहीं लगता कि इसके पहले कभी ऐसा हुआ होगा, इतनी जल्दी सीटें घोषित की होंगी। लेकिन ये इस एक तैयारी को ही दर्शाता है कि लगातार पार्टी एक स्ट्रेटेजी बना रही है कि क्या दिक्कतें उसको हो सकती हैं, तो उनको कम्बैट कैसे करें, उनका मुकाबला कैसे करें। तो एक ये तरीका है जल्दी प्रत्याशी घोषित करने का, पार्टी के अंदर गुटबाजी नहीं हो, बगावत नहीं हो, बागी उम्मीदवार नहीं हो, और दूसरा जो अपोनेंट है आपका, दूसरी पार्टी जो है, वहां चूंकि कांग्रेस के सिटिंग एमएलएज हैं, उनके ऊपर भी एक प्रेशर बना सके, उनके मामले सामने ला सकें और कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर सकें। तो पार्टी की रणनीति अपने उनके हिसाब से बिल्कुल सही है। अब देखना यह है कि अल्टीमेटली जनता के पाले में बात जाती है, और जनता ही निर्णायक होती है, जनता ही मतलब एक तरह से जनार्दन है। तो जनार्दन के सामने जिस दिन जाएंगे और जिस दिन वो मतदान होगा, उस दिन पता लगेगा कि जो 39 सीटों में से वो कितनी जीतते हैं, तब पता लगेगा कि ये जल्दी निर्णय लेने से क्या फायदा हुआ। और मेरा ये बहुत मानना है, मैं चूंकि चुनाव का जो स्ट्रेटेजी होती है और जनमत सर्वेक्षण और तमाम सारी चीजों को मैंने बहुत गहन अध्ययन किया हुआ है, मैंने किताब भी उस पर लिखी है, तो निश्चित रूप से इसका फायदा तो भारतीय जनता पार्टी को होगा। इन 39 सीटों पे उनका परफॉर्मेंस पिछले चुनाव से बेहतर होगा, निश्चित रूप से, आप देख लीजिएगा। चलिए, ये बड़ी स्ट्रेटजी है। और इस पर एक कमेंट अवनीश बुंदेला जी आपका भी। भाई, आप परिवारवाद पर भी कांग्रेस सवाल उठा रही थी, बाकी कांग्रेस को इस लाइन पर जाना चाहिए क्या? क्यों नहीं जाना चाहिए? मुझे आप बताएं,
ये भाजपा वाले सदैव कांग्रेस के परिवारवाद पर उंगली उठाते हैं, जबकि असली परिवारवाद की जनक जो असली पोषक आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी है। इनका इनका बेटा बल्ला चला सकता है सरकारी अधिकारी पर, है ना। इनके मतलब पंकज सिंह हो सकते, राजनाथ सिंह सबके हो सकते, मतलब आप कांग्रेस पार्टी योग्यता के अनुसार चलती, परिवारवाद की असली पोषक भारतीय जनता पार्टी है। इस बात को बार आप देख लें, आप देख लें। इंतजार रहेगा कांग्रेस की भी सूची का जल्दी। बीजेपी ने जारी कर दी है, कांग्रेस की सूची का इंतजार रहेगा। चर्चा को आज यहीं खत्म करेंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का, अवनीश जी, गोविंद मालू जी, सतीश एलिया जी, बहुत धन्यवाद। डिबेट में इतना ही।